पर ईयर रिपीट होता है। 4.5 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, थेवेनिन प्रमेय क्या होती है। तो ये जो जितनी भी प्रमेय है ये जाल को रिड्यूस करने के लिए काम में थी। अच्छा, जाल क्या होता है? नेटवर्क। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि कोई हमारे पास में ये जाल है, इसको मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ, चतुर टर्मिनल जाल। यानी यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य मैं दे सकता हूँ इनपुट, और यहाँ पर क्या दे सकते हैं? आउटपुट। इनपुट इधर देंगे, आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अब बीच में क्या है? तो बीच में प्रतिरोध हो सकता है आपका, जो रेखीय प्रतिबाधाएं हैं। रेखीय प्रतिबाधाएं कौन कौन सी है? L, C, R। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से अरेंज हो सकती है। यानी इसमें मैं कह सकता हूँ कि 2 रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं और 5 रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो इतने रेजिस्टेंस हो, अब उनको रिड्यूस करके कम कर दिया जाए, तो वो कार्य क्या करती है? थेवेनिन प्रमेय काम करती है। इसके अलावा वोल्टता स्रोत भी रहेंगे, धारा स्रोत भी रहेंगे, उनको भी रिड्यूस किया जाता है। तो थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी जटिल जाल हो उसको सरल करने के बाद में एक तो वोल्टता स्रोत और एक उसके अंदर हम जोड़ते हैं जेड इक्वलेंट। जैसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, और इसके यहाँ पर अपन क्या काम में ले सकते हैं? चलो ये भी मैं कह देता हूँ कि जेडल है, जेडल कह सकते हैं, आरएल कह सकते हैं, आप जो भी इसको व्यक्त करें। ठीक है, जेड इक्वलेंट और ये पॉजिटिव नेगेटिव ई इक्वलेंट। तो यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल आपके क्या क्या हो गए? ए बी। अब इस आउटपुट टर्मिनल में अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पर जेडल यानी जो लोड प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर चाहिए अपने को, ये कार्य करना है। तो इसके पहले जितना भी था वो सारा का सारा हमने किस में रिड्यूस कर दिया? ई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट के अंदर। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें धारा स्रोत भी हो सकते हैं और वोल्टता स्रोत, दोनों हो सकते हैं, और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर, यानी जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं उनको हटा दिया जाता है, और ए और बी यानी आउटपुट टर्मिनलों पर इधर से देखने पर जितना अपने को ये प्राप्त होता है, जो आर इक्विवेलेंट या जेड इक्विवेलेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेड इक्विवेलेंट कहते हैं। और ऐसे ही जितने भी सारे वोल्टता स्रोत हैं उनको रखकर, यानी आउटपुट टर्मिनलों से इधर से देखा जाए तो जितना वोल्टता स्रोत प्राप्त होता है इक्विवेलेंट, वो क्या कहलाता है? ई इक्विवेलेंट। ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करना है, बस बेसिक सा अभी तो यही ध्यान में रखना है कि ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट में इस जटिल जाल को कन्वर्ट करना है अपने को। ठीक है, डेफिनेशन वही रहेगी सारी जो बुक में दी हुई है, क्योंकि डेफिनेशन में हम थेवेनिन जो प्रमेय की बेसिक डेफिनेशन है उसमें हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिक ध्यान में आ गया आपके कि जटिल परिपथ को किसके द्वारा हमने व्यक्त कर दिया, एक तो ई इक्विवेलेंट और एक जेड इक्विवेलेंट। इन दोनों के मान है वो अपने को याद करने, ये अपन इसमें प्रूव करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसको हम कह सकते हैं कि थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल, चतुर टर्मिनल कह सकते हैं अपन, ये टर्मिनल एक और ये, ठीक है ना, जो ऐसा जाल हो तो उसको तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत और एक तुल्य प्रतिबाधा हो। ठीक है ना, एक वोल्टता स्रोत और एक तुल्य प्रतिबाधा हो, और वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल यानी ई इक्विवेलेंट जो है वो दिए गए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है। मैंने पहले कह दिया आपको कि इधर से नापेंगे तब ई इक्विवेलेंट अपने को प्राप्त होता है, और ऐसे जो जेड इक्विवेलेंट प्राप्त करते हैं तो वो उन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी ई इक्विवेलेंट ज्ञात करें या जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करें, आप हमेशा आउटपुट टर्मिनल से ज्ञात करेंगे। और जब ई इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या रहेंगे, वोल्टता स्रोत भी शामिल रहेंगे, और जब जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो जितने भी वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत है उनको किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाता है।
ठीक है, तो ये क्या है आपकी थेवेनिन प्रमेय। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। यानी 1.5 नंबर का क्वेश्चन थेवेनिन प्रमेय से आप क्या समझते हैं, अगर 1.5 नंबर में आ गया, पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में, तो अपने को क्या करना, ये डायग्राम बना दिया, इसका तुल्य परिपथ बना दिया और इसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है ना, कि किसी भी रेखिक प्रतिबाधाओं से युक्त चतुर टर्मिनल जाल को यदि ई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता, प्रतिस्थापित किया जाए तथा जेड इक्वलेंट का मान कैसे प्राप्त होगा, जबकि जितने भी वोल्ट का स्रोत दिए गए हैं उनको किससे प्रतिस्थापित कर दें आप, उनकी आंतरिक जो स्रोत है उनको आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दें और जेड इक्वलेंट ज्ञात कर लेंगे तो वो भी किधर से, इन टर्मिनल से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये इसमें 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं 4.5 नंबर के क्वेश्चन पर, प्रूफ किस प्रकार से होता है। तो हम अभी तक अपन कह रहे थे कि जटिल जाल है तो जटिल जाल बनाएंगे और उसको प्रूव करेंगे। तो किस प्रकार से ये कार्य अपने को करना है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर। क्या आप इसमें देख रहे हैं, जेड एस या ए की वोल्टा स्रोत है तो ई लगा सकते हैं, एस का मतलब सोर्स, ई क्या है, यहाँ पर एक अपने पास में वोल्टा स्रोत है इस जटिल जाल के अंदर, ए की वोल्टा स्रोत मैंने काम में लिया है। जेड एस यानी सोर्स, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, उसको हमने यानी ई की आंतरिक प्रतिबाधा को किसके द्वारा व्यक्त कर दिया, जेड एस के द्वारा। Z1, Z2 और Z3 तीन मेरे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ZL है, ये क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अपने को मान ज्ञात करना है। ठीक है, इनको मैंने बिंदु कह दिया A और B। अब यहाँ पर एक धारा बहेगी, क्योंकि वोल्टा स्रोत है तो निश्चित रूप से धारा बहनी है, इसको मैंने कह दिया ये धारा क्या है, IS। ठीक, और यहाँ पर जो लोड के अंदर प्रवाहित होगी उसको मैंने कह दिया IL। IL के द्वारा डिनोट कर सकते हैं अपन। अब बच गई क्या धारा, IS और IL, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ धारा बहेगी, निश्चित रूप से प्रतिरोध है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये समांतर क्रम में हो गए ना Z2 और Z3 दोनों, तो इसमें धारा बहेगी। कितनी धारा बच गई, तो कुल धारा क्या थी IS, और इसमें से कितनी इधर चली गई IL, तो बीच वाली धारा किधर आ गई, Z3 के अंदर। ये वापस धारा किधर, इधर से वापस इसमें चली जाए। ठीक है, परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मैंने इसमें डायग्राम है वो बना दिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना, अपने को प्रूव करना है, जेड इक्वलेंट और आर इक्वलेंट, जेड इक्वलेंट और ई इक्वलेंट का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम IS का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, IS का मान जब ज्ञात करते हैं, ये तो मैंने पूरी कंडीशन आपको बता दी। तो IS जब हमारे पास एक ही धारा हो, तो देखो यहाँ पर एक ही धारा है, मैं IL को कंसीडर ना करूँ और इसको भी न व्यक्त करूँ, चलो इस प्रकार से व्यक्त कर देता हूँ। तो अब देखो IS के लिए, IS यहाँ से बह रही है धारा, तो इसके लिए पूरा एक ही सर्किट हो जाएगा। ये आर इक्वलेंट याद कर सकते हैं, जेड इक्वलेंट याद कर सकते हैं। वही बात में मैं कह रहा हूँ, जेड इक्वलेंट और आर इक्वलेंट दोनों वास्तव में क्या है, आर इक्वलेंट मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, जेड का मतलब क्या है, जेड भी प्रतिरोध है, उसको ही डिनोट करते हैं, लेकिन इसका मान हो सकता है A प्लस आयोटा बीटा, जबकि इसका रियल मान ही होता है केवल A ही होता है। ठीक है ना, यानी प्रतिरोध है, और ये आयोटा बीटा कहाँ से आ जाता है, क्योंकि L और C पड़ा हुआ है आपका, L प्रेरकत्व और धारित्व कैपेसिटर काम में लेते हैं, तो उनमें क्या आ जाता है, आयोटा का टर्म आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए इन सबको किसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है, जेड के द्वारा डिनोट किया जा रहा है।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। V बराबर आई आर, ओम का नियम अपन जानते हैं, V बराबर आई आर। चलो इसी को काम में देते हैं। अब R क्या है, V तो क्या है यहाँ पर, V तो ये रहा E, ठीक है जी, ये E रहा। इसके बाद में I क्या है, धारा IS, ठीक, और एक मान क्या बच गया R का। अब R ज्ञात करना है, तो R के लिए ये देखो, ये दोनों किस में आ गए, Z2 और ZL, उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे क्या है, एक प्रतिरोध बनाना है। तो Z2 प्लस ZL, ये सारे, ये दोनों किस में हो गए भाई, आपके दोनों किस में हो गए, तो श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये किसके समांतर है, Z3 के, क्योंकि एक नोड से है, ठीक। तो Z3 के क्या हो गए, समांतर, और समांतर तुल्य ज्ञात करने के लिए क्या लेते हैं अपन, 1/r बराबर क्या लेते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2, बेसिक है, ठीक। या R बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। ऐड करके अपोजिट किया इसका, ध्यान में आपको पक्षा ये वज्र गुणन किया तो ये मान अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही कार्य इसमें करना है। अब इसमें R2 तो क्या है, Z2 प्लस ZL, ठीक, और R1 क्या है, Z3। चलो तो Z3 इंटू Z2 प्लस ZL बटा Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या क्या किया है मैंने, देखो R2 का मतलब क्या हो गया, Z2 प्लस ZL, एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। या इसको मैं और आसान, इसी में आसान करके बताऊं आपको, तो ये लो, ये मान क्या हो गया, Z2 प्लस ZL, ठीक है, हो गया ना। अब ये Z2 प्लस ZL और Z3 दोनों क्या है, समांतर क्रम में, तो ये मान किसका आ गया, समांतर क्रम में इक्विवेलेंट निकाल लिया, Z3 इंटू Z2 प्लस ZL बाई Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, मान आ गया। दूसरा मान, अब ये इतना हो गया, ये एक प्रतिरोध, ZS और Z1 क्या है भाई, इसके किस में है, ZS और Z1 क्या है, श्रेणी क्रम में, और ये बाद में एक प्रतिरोध आ गया, ये R इक्विवेलेंट, या ये वाला जो मान है ये भी किस में आ गया, इसके श्रेणी क्रम में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ZS प्लस Z1, ZS प्लस Z1 प्लस का ये वाला पद आ गया भाई, ZS प्लस Z1, ये दोनों भी क्या आ गए, श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दिया। और ये जितना भी मान होगा, ये सारा मान आपने ज्ञात किया, यानी ये वाला जो मान था ये भी किस में आ गया, इसके श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो ये मान भी इसमें आ गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, V बराबर आई आर, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, I को अकेले को रखें तो I बराबर V अपॉन R, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक बार ऐसे लिख लेते हैं, तो E बराबर IS गुणा, देखो क्या मान आ गया, ZS प्लस Z1, ठीक, प्लस Z3 Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाई Z3 Z2 प्लस ZL, इस प्रकार से मान रखा जा सकता है, ठीक है। बुक में आपके डायरेक्ट ये स्टेप दी हुई है। अब इसमें ये मान अपने पास आ गया, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। IS का मान मुझे चाहिए, ये मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए बताया था। तो IS का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, IS बराबर IS इज इक्वल टू, अब ये IS लिखेंगे तो ये E बटे ये पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो IS बराबर E अपॉन, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसको लघुत्तम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, या सीधा लिख लो एक बार, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाई Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, ये मेरे पास एक IS का मान आ गया, ठीक है।
यहाँ जो था वज्र गुणन करके लिख दिया, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर से डायग्राम इधर बनाते हैं आपका। यहाँ अपने पास ई IS, इतना काम हमने किया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि इस IS में से एक धारा है जो किधर बहेगी, IL, और यहाँ पर कौन सी बहेगी, IS माइनस IL। ठीक है, अब धारा और प्रतिबाधाओं का अनुपात लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने कह दिया कि IS माइनस IL बटे IL, तो ये किसके बराबर होगी, IL किस में बह रही है, ZL बटे, अच्छा ये IL किस में बह रही हुई, Z2 और ZL दोनों में ही बह रही है, और दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, Z2 प्लस ZL, और ये वाली IS माइनस IL किस में बह रही है, Z3 में, तो ये Z3 के अंदर। चलो ये हो गया क्या, ये क्लियर है यहाँ तक। IL जो है वो किस में बह रही है, Z2 और ZL में, और IS माइनस IL है ये किस में बह रही है, Z3 के अंदर बह रही है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, यानी इसको इधर वज्र गुणन कर दीजिए, इधर वज्र गुणन कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर IL के दो मान हैं, एक IL ये रहा और एक IL ये रहा। अपने को मान कितना चाहिए, सिंगल, तो Z3 इंटू IS माइनस IL इज इक्वल टू IL गुणा Z2 प्लस ZL। ठीक, और इसको सॉल्व कीजिए आगे। IL का इधर पक्षांतरण कर लेंगे, क्योंकि फाइनली अपने को मान किसका चाहिए, लोड धारा ही तो चाहिए। तो IL को मैं पक्षांतरण कर देता हूँ एक तरफ। देखो ये Z3 IL ये भी उधर चला जाएगा, तो इधर क्या क्या मान आ जाएगा, Z2 Z3 और ZL। तो मान क्या आ जाएगा अपने पास में, IS के साथ में क्या रहेगा, केवल Z3 बराबर IL Z2 प्लस ZL, ये दो तो पहले से थे और एक ही इधर से चला गया, ये भी प्लस का हो गया, तो ये मान क्या आ गया, Z3। तो Z2 प्लस ZL प्लस Z3। अब इसको IL अगर मैं लिखना चाहूँ तो IL बराबर क्या आ गया, Z3 बाई Z2 प्लस ZL प्लस Z3 इंटू IL डिवाइड कर दिया मैंने, गुणा में क्या होगा IS। ठीक है, IS Z3 बटे ये वाला पद, यही लिखा है मैंने। अब इस इक्वेशन में हम किसका मान रख देंगे, समीकरण 1 से IS का मान यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें IS का मान है वो पुट कर देंगे। देख, ठीक, ये मैं रफ करूँगा अभी, फिर से बता देता हूँ अभी तक मैंने क्या किया है। मैंने पहले तो इसको पूरे को एक जेड इक्विवेलेंट ज्ञात किया, जितना भी सर्किट था मेरे पूरे जेड इक्विवेलेंट ज्ञात किया, और उस जेड इक्विवेलेंट के अंदर IS धारा जो बह रही थी उससे सीधा मान निकाला। ठीक, उसके बाद में सेकंड स्टेप में मैंने इसको IS थी उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, IL और IS माइनस IL। अब इसके अंदर से जो परिवर्तन है वो अपन ने प्रेक्षित किया, यानी यहाँ पर ये एक सिद्धांत था वो बेसिक सिद्धांत लगा दिया और ये मान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब IL का ये मान कहाँ रख सकता हूँ मैं, IS का ये मान कहाँ रख सकता हूँ, इस समीकरण में रख सकता हूँ क्या, तो ये मान रखने से मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी। देखो इसमें Z2 ZL Z3, Z2 ZL Z3। ठीक, तो समीकरण 1 को और सोल्व कर सकते हैं क्या, लघुत्तम ले सकते हैं क्या, इसका क्या मान था पहले, ये मैंने इसका ले लिया लघुत्तम। ठीक है,
प्लस, तो पहले मान क्या था इसमें, जेड एस प्लस जेड वन, जेड एस प्लस जेड वन इंटू जेड थ्री, जेड टू और जेड एल। ठीक है, ये हो गया, ये इसके पूरे की क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। ठीक है ना, क्यों लिया है ध्यान में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहां पर ये मान रखते ही आई एस का, ये Z2 ZL Z3 ये u अपॉन x अपॉन y है, तो ये क्या चला जाएगा वज्रगुणन से, या ये राशि कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसको आई एस का जो मान है ये मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको गुणा कर देते हैं Z2 प्लस ZL प्लस Z3। ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल एप्लीकेशन जोड़ बाकी कैसे आप वज्रगुणन करते हैं, ये बेसिक सिद्धांत आपको आने ही चाहिए। तो ये मान हो गए। अब इसमें ये काम मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट करना चाह रहा हूँ, तो इसको पुट करते हैं अपन। और जब पुट करते हैं तो देखो आई एल बराबर आई एस का तो ये मान है, और क्या गुणा में हो जाएगा, Z3 बट्टे Z2 प्लस ZL प्लस Z3, यानी मैं इसी में आई एल यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये गुणा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर गुणा में क्या हो जाएगा, Z3 बट्टे Z2 प्लस ZL प्लस Z3, Z2 ZL Z3, और ये Z2 ZL Z3 ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। ठीक, अब क्या आ गया, आसान कर लेते हैं इसको। क्या मान बच गया मेरे पास में आई एल का, आई एल बराबर ई Z3 डिवाइडेड बाई ZS प्लस Z1 इंटू Z3 Z2 ZL प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL, ये माना। ठीक है, अब इसको मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। चेंज क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, नोड है, इस नोड के इधर क्या है, ZS और Z1 है, दो मान है, और इधर क्या है, Z2 और ZL है। मैं क्या करूँगा, ZS प्लस Z1 है, इसको किससे कन्वर्ट करूँगा, Z2 प्लस ZL से कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे और उस पद को सॉल्व करेंगे तो एक मान आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद में प्रूव करके बताऊँगा आपको। EZ3, अब इस पूरे पद में देखो यहाँ पर क्या है, ZS प्लस Z1, इसको किससे क्या लिख रहा हूँ मैं, Z2 प्लस ZL, तो Z2 प्लस ZL प्लस इंटू, अब देखो Z2 प्लस ZL, Z2 प्लस ZL को किससे बदल रहा है, ZS Z1 से। ठीक है, तो Z3 प्लस ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL किससे लिखोगे आप, ZS प्लस Z1 से। लिख दिया, लिख सकते हैं क्या ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखना आप, ये मैंने ऐसे कन्वर्ट नहीं किया, ये तो मैंने केवल सिंपल करने के लिए लिखा है। इसको सॉल्व कीजिए आप, इस वाले पद को, क्या पद आएगा, देखो इस ZS को 3 से गुणा करो, तो पद क्या क्या आ गए इसके, इसको मैं लिख रहा हूँ, प्रूव अपने को करना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे होगा। ZS Z3, दूसरा टर्म Z2 ZS प्लस ZL ZS को तीनों से गुणा कर दिया, प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 ZL।
ठीक, प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 ZL, 2 और तो ये कितने मान आ गए अपने पास में? 3 3 6 2 8, 3 4 5 6 7 8 टर्म आ गए। इसके भी 8 टर्म लिखता हूं मैं। Z2 Z3 Z2 ZS प्लस Z2 Z1 प्लस ZL Z3 प्लस ZL ZS प्लस ZL Z1 ZL Z1, ये टर्म हो गए, प्लस Z3 ZS प्लस Z3 Z1। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म इसके हो गए, 8 टर्म उसके हो गए। ठीक है, Z2 Z3 पहला टर्म है, ये रहा Z2 Z3, Z2 ZS, ये रहा Z2 ZS, Z2 Z1, ये रहा Z2 Z1, ZL Z3 ZL Z3, ZL ZS ZL ZS, ये रहा ZL ZS हो ही गया ना, ZL ZS हो गया, ZL Z1 ZL Z1 और Z1 Z3 Z1 Z3 Z3 ZS, ये वाला भी कैंसिल हो गया। यानी दोनों मान कैसे आ गए आपके? ये वाला पद देख लो, Z1 Z3 बच गया क्या? ये लास्ट में काटा था हमने Z3 Z1, ये रहा Z3 Z1। काउंट करके देख लो आप, एक ही मान है Z1 Z3 का, दूसरा नहीं है इसमें। तो ये Z1 Z3 यहाँ पर था और ये Z1 Z3 आ गया, सारे मान कैंसिल हो गए। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। रीअरेंज किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला मान हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये मैंने आपको समझाया है, ये बुक में आपको समझाया हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये इक्वेशन मिलेगी। तो ध्यान में आ गया, पहले IS का मान याद किया, फिर हमने IL का ये मान पुटअप किया। ठीक है, अब इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे कुछ। कॉमन कौन सा टर्म लेंगे? ये वाला कॉमन टर्म लेंगे। और ये जब कॉमन टर्म लेंगे तो ये मान क्या मिल गया? EZ3। देखो इसको मैं क्या ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो LCM ले रहा हूँ ना, मतलब कॉमन ले रहा हूँ। तो इस पहले पद में से आ जाएगा, इसमें लग जाएगा भाग, और इसमें कॉमन लिया तो पूरा में से कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें भाग भी लगा सकता हूँ उसका। तो EZ3 डिवाइडेड बाई, या EZ3 डिवाइडेड बाई Z3 प्लस ZS प्लस Z1 बटे, इधर क्या बच गया? Z2 प्लस ZL, ठीक है, प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 ZS Z1। ठीक है, अब ये जो पद है ये अपना मूल आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? IL बराबर E इक्वलेंट बाई Z इक्वलेंट। यानी ये वाला जो पूरा पद है ये Z इक्वलेंट को व्यक्त करता है, और ये ऊपर वाला पद किसको व्यक्त करता है? आपके E इक्वलेंट को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी मैंने इसको किसके द्वारा डिफाइन कर दिया? E इक्वलेंट और Z इक्वलेंट, और ZL है ये एक। अब Z इक्वलेंट क्या है? देखो Z इक्वलेंट है आपका ये वाला पद Z2 प्लस ये पद प्लस का ZL, क्योंकि ZL तो क्या है? समान श्रेणी क्रम में है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? E इक्वलेंट बाई Z इक्वलेंट प्लस ZL। यानी Z इक्वलेंट क्या हो गया? Z2 प्लस Z3 ZS Z1
अपॉन Z3 Z' Z1, ये वाला तो जेड इक्वलेंट का पद हो गया, और ये पद हो गया किसका, ई इक्वलेंट का। ठीक, ये क्या कहलाती है आपकी थेवेनिन प्रमेय, ये मैंने इसमें प्रूव कर दिया। अब आप कहोगे कि ये इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट कहाँ से आया, ऐसे ही लिख दिया? नहीं, ऐसे अपन ने नहीं लिखा है, इसको भी अपन यहाँ दिखाएंगे, व्यक्त करेंगे। जेड इक्वलेंट निकालता हूं मैं। अब जेड इक्वलेंट के लिए डायग्राम पर आइए वापस, इसको देखिए। मैंने क्या कहा था कि जेड इक्वलेंट के लिए वोल्टता स्रोत को किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से। ठीक है जी, आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, जेड एस, प्रतिस्थापित कर दी, और लोड प्रतिरोध के सिरों पर, यानी अब इसके ऊपर ए और बी के मध्य जो भी आपका मान ज्ञात किया जाता है, ये इधर यानी इस सिरे से देखने पर जो भी मान होगा ये किसको व्यक्त करेगा, जेड इक्विवेलेंट को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब देखिए जेड इक्विवेलेंट इधर से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये दोनों किस में आ गए भाई, आपके श्रेणी क्रम में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड एस प्लस जेड वन। ठीक, जेड एस प्लस जेड वन, यानी ये हट गया यहाँ से। फिर सॉल्व करते हैं। शुरू में देखा था आपने, ठीक वही कंडीशन है, R1 R2 दोनों किस में, इस नोड के सापेक्ष समांतर क्रम में, एक इधर और एक इधर। तो समांतर क्रम में है तो मान क्या आ जाएगा इसका, जेड एस प्लस जेड वन, यह तो एक R2 और R1 क्या है, Z3 बटे R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो जेड एस प्लस, ये जेड एस प्लस जेड वन है ना, जेड एस प्लस जेड वन प्लस Z3। ठीक है, अब ये पूरा पद एक हो गया, ये इसके किस में है, श्रेणी क्रम में। तो ये किसका मान था, Z2 का मान था। तो ये क्या है, Z2 प्लस, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला जो मान है ये किसका हो गया, आपको किसको व्यक्त कर रहा है भाई, देखो Z2 प्लस Z3 गुणा जेड एस प्लस जेड वन बटे Z3 प्लस जेड एस प्लस जेड वन, Z3 जेड एस जेड वन आ गया। तो ये मान पूरा का पूरा किसको व्यक्त कर रहा है, जेड इक्विवेलेंट को व्यक्त कर रहा है। यही बताया था मैंने, थ्योरम में हमने यही पढ़ा था ना कि इसके जितने भी वोल्टता स्रोत हैं उनको आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो